दोस्तों नमस्कार। जनचौक की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र मिश्र। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट में हुए विशेष सत्र की और उसमें आए नतीजों की। तेज गति से दौड़ते दौड़ते जब कोई मुंह के बल गिर जाता है तो उसका जो हश्र होता है वही कल लोकसभा के भीतर पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का हुआ है। यह सरकार का पहला संविधान संशोधन विधेयक है जो संसद में गिरा है। इसके पहले यूपीए का एक विधेयक 2011 में गिरा था, लेकिन जिस तरह का बहुमत और मैनिपुलेशन की अखंड क्षमता बीजेपी के पास है, वैसा शायद ही पिछले कुछ दशकों में किसी पार्टी के पास रही हो। बताया जाता है कि कल जब सत्ता पक्ष को दिख गया कि विधेयक गिरने जा रहा है, तब आखिरी वक्त में गृह मंत्री अमित शाह ने जरूर कुछ कोशिशें की और इसके लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत कुछ विपक्षी नेताओं से उन्होंने संपर्क किया, लेकिन कोई कामयाबी उन्हें नहीं मिली और गृह मंत्री जी की सारी चाणक्यगिरी धरे की धरी रह गई। कहते हैं जब हवा का रुख खिलाफ हो तो परछाई भी साथ नहीं देती है, वह पीछा छोड़ जाती है। कुछ ऐसा ही इस सरकार के साथ भी होता दिख रहा है। यह बात दिन के उजाले की तरह साफ हो गई है कि नरेंद्र मोदी महिला रिजर्वेशन का मुखौटा लगाकर 2029 के चुनाव पर कब्जे की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस विधेयक के गिरने से उनके उन मंसूबों पर पानी फिर गया और इस घटना ने उनकी कुर्सी के भविष्य पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। दरअसल 2029 की जीत के लिए मोदी जी ने परसिमन का यह जो हवाई महल खड़ा किया था, वह कल ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया। अब उनके पास अपनी पार्टी और उसके सदस्यों समेत आरएसएस को देने और दिखाने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी का यह मूव न केवल संविधान विरोधी था, बल्कि हर तरीके से लोकतंत्र के उसूलों की धज्जियां उड़ा रहा था। यह फेडरल स्ट्रक्चर की बुनियादी मान्यताओं तक के खिलाफ था। यह कुछ नहीं बल्कि संसद के रास्ते मनुवादी विचारों को पूरे संवैधानिक ढांचे में समाहित कर देने की कोशिश का हिस्सा था, जिसमें ब्राह्मणवाद से जुड़ी ऊंच नीच की सारी श्रेणियां अपने जीवंत रूप में सामने आ जाती हैं। राज्यों के बीच न केवल छोटे बड़े ऊंच नीच के स्तर पर व्यवहार होने शुरू हो जाते, बल्कि उनके आपसी रिश्तों को भी उसी नजरिए से देखा और समझा जाने लगता। इसलिए परसिमन केवल भारत की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण नहीं था, बल्कि उसकी पूरी सोच और ज़हनियत को बदलने का हथियार था, जिसमें किसी संवैधानिक लोकतांत्रिक और बराबरी के मूल्य की स्थापना की जगह एक ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था का खुला पक्षपोषण होता और इन सारी चीज़ों की खुली बेईमानी के साथ एक साजिश के रास्ते आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको विपक्ष ने पहचान लिया और एकजुट होकर धराशायी कर दिया, जिसका नतीजा यह रहा कि 131वां संविधान संशोधन विधेयक दिन के उजाले में ही संसद के भीतर गिर गया। सचमुच में बीजेपी अगर महिला रिजर्वेशन के प्रति ईमानदारी से गंभीर होती तो इस तरह किसी नौटंकी में जाने की जरूरत ही नहीं थी। यह विधेयक 2023 में 2 सदस्यों के अलावा तकरीबन सभी सांसदों की सर्वसम्मति से संसद से पारित हो चुका है। ऐसे में किसी नए संविधान संशोधन विधेयक की जरूरत नहीं थी और सरकार जब चाहे उसे मौजूदा संसद में लागू कर सकती है। पूरा विपक्ष अभी और आज या फिर कभी भी उसको लागू करवाने के लिए तैयार है। विपक्ष के हर नेता ने पूरे संकल्प के साथ यह बात कही है। सबके यही एकमात्र शब्द थे, महिला आरक्षण को हाँ, लेकिन परसिमन को ना।
सच्चाई यह है, सरकार ना ऐसा कुछ चाहती थी और ना ही उसकी प्राथमिकताओं में यह सब कुछ शामिल था। उसे किसी भी कीमत पर महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं देना था। चूंकि जनता और विपक्ष का बड़ा दबाव था, लिहाजा उसने 2023 में जरूर उससे संबंधित अधिनियम पारित करवा लिया था, लेकिन उसको लागू करने को लेकर उसके पास कोई योजना नहीं है। आज भी नहीं है उसके पास कोई योजना, और ना पहले कभी थी। हाँ, इस बीच उसे परिसीमन की जरूरत पड़ी तो उसने मुखौटे के तौर पर महिला रिजर्वेशन को आगे बढ़ा दिया, लेकिन विपक्ष ने भी उसे उसी की भाषा में जवाब दिया। उसने न केवल उसके मुखौटे को भरे सदन में नोच दिया, बल्कि उसका असली चेहरा भी उजागर कर दिया। विपक्ष नेता राहुल गांधी ने तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, जब उन्होंने अंधकार के भीतर छुपे सत्य को तलाशने की अपनी कहानी के जरिए बीजेपी और मोदी जी की इस सातिराना ट्रिक का पर्दाफाश किया। साथ ही उसकी आड़ में पेश किए जा रहे परिसीमन की असलियत को भी सामने लाकर खोल दिया। पिछले 11 सालों में मोदी जी जिस तरह से समाज और देश को बेवकूफ बनाकर राज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उन्होंने केवल एक शब्द में परिभाषित कर दिया, और वह शब्द था जादूगर। राहुल गांधी ने सदन में यह शब्द क्या बोला? पूरा सत्ता पक्ष तिलमिलाकर अपने पंजों के बल खड़ा हो गया और एक साथ हुआ हुआ करने लगा। सदस्य स्पीकर तक के चेहरे पर उसके असर की रेखाएं बिल्कुल साफ देखी जा सकती थी। जिन लोगों ने कल की कार्रवाई देखा है, उन्हें जरूर इस बात का एहसास हुआ होगा। राहुल गांधी को बोलने से रोकने के लिए उन्होंने अपने पद की सारी सीमाएं लांघ दी। इस कड़ी में उन्होंने न केवल संसद की मर्यादा का हवाला दिया, बल्कि ढेर सारी परंपराओं और मान्यताओं का उल्लेख कर डाला, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी राहुल नहीं रुके। वह पीएम मोदी को जादूगर की संज्ञा देते रहे। कहते हैं समय समय का फेर है। इसी सत्ता पक्ष के नेता प्रधानमंत्री मोदी को जादूगर के तौर पर ही देखते रहे, लेकिन आज जब विपक्ष के नेता भी उनको वही कहने लगे तो उनकी नजरों में उस शब्द के पूरे मायने बदल गए। दरअसल राहुल गांधी की यह सोची समझी रणनीति थी। इसके जरिए वह पीएम मोदी के पूरे कद को ही सीमित कर उन्हें एक जमूरे के तौर पर पेश कर देना चाहते थे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पीएम मोदी खुद राहुल गांधी के साथ कई मौकों पर कई बार इसी तरह का व्यवहार कर चुके हैं, लेकिन चूंकि राहुल गांधी सचमुच में वह नहीं थे, इसलिए वह तमगा लाख कोशिशों के बाद भी उनके दामन से नहीं चिपक सका। लेकिन पीएम मोदी के साथ यह बात नहीं है। उनका व्यक्तित्व काफी कुछ जादूगरों से मिलता जुलता है और वह हरकतों में भी कुछ इसी तरह की हरकत करते हैं, जिसके चलते उनके लिए इस पक्ष से अपना दामन छुड़ा पाना बेहद मुश्किल होगा। यही भय सत्ता पक्ष को अंदर से खाए जा रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे, और उसको लग रहा है कि एक बारगी अगर यह मामला चल पड़ा तो फिर उसके लिए कुछ कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और जिस किरदार के पतवार के सहारे उनकी सत्ता की पूरी नैया चल रही है, वह तो फिर बीच मझधार में ही डूब जाएगी। इस पूरे प्रकरण में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उनकी पार्टी के सांसदों ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। इसके साथ ही टीएमसी के नेताओं तथा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उनके साथ मिलकर विरोध की जिस धुरी का काम किया है, वह पूरे भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए बेहद आश्वस्तकारी है, बहुत भरोसा देने लायक है। स्टालिन ने तो इसे अपने जीवन और मरण का प्रश्न बना लिया था। काले कपड़ों में सदन के भीतर बैठे उनके सांसद विरोध का स्थायी स्तंभ बन गए थे। हालांकि स्पीकर ने उनका भी मजाक बनाने की कोशिश की, लेकिन बिल के हस्त्र ने
स्पीकर को भी आईना देखने के लिए मजबूर कर दिया। चुनाव प्रचार को बीच में छुड़वाकर सारे टीएमसी सांसदों को राहुल गांधी के एक फोन पर भेजने का जो फैसला अभिषेक बनर्जी ने किया, उसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। सदन के भीतर भी सपा मुखिया अखिलेश ने गृह मंत्री अमित शाह से आंख में आंख डालकर बात की। आपने देखा होगा किस तरह से लड़ाई हुई दोनों पक्षों में। और बाहर भी जब उन्हें लुभाने की कोशिश की गई तो उन्होंने विधेयक के खिलाफ वोट देकर उसका करारा जवाब दिया और यह बता दिया कि सपा और अखिलेश यादव किसी कंप्रोमाइज में जाने के लिए तैयार नहीं, या उनकी जहनियत नहीं। एक ऐसे दौर में जबकि लोगों के तात्कालिक हित उनके पूरे वजूद पर भारी पड़ रहे हैं, तब इन नेताओं द्वारा लोकतंत्र के दूरगामी भविष्य की खातिर लिए गए इन फैसलों की जितनी भी सराहना की जाए कम है। अमूमन तो चुनाव के दौरान इस तरह का विधेयक लाना ही चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। ऊपर से सरकार का यह कदम किस तरह से स्वार्थों के परनाले में सिर से लेकर पांव तक डूबा है, उसको भी दर्शाने का काम करता है। दरअसल उसके लिए नैतिकता और मूल्य ना ही अब कोई विषय है और ना ही उसकी डायरी का हिस्सा। सब कुछ सत्ता के लिए है और खुला खेल फर्रुखाबादी है। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि लोकतंत्र के इन सौदागरों से जितने जल्दी हो सके निजात पा ली जाए और या जितने जल्दी संभव है लोगों को मिलकर आगे बढ़कर इसको सुनिश्चित करना चाहिए। और आखिर में कहें तो एक बात तय हो गई है कि यह संविधान संशोधन विधेयक सरकार के माथे पर एक स्थायी कलंक बन गया है। अब बाकी साल भी उसको इसी धब्बे के साथ ही जीना होगा। हालांकि इस सत्ता के साथ नैतिकता का तो कोई मापदंड नहीं जुड़ा था, लेकिन अगर कहीं कुछ किसी भी रूप में बचा भी रहा होगा तो उसका भी क्षरण हो गया है। अब एक सरकार तो होगी जो चलती हुई भी दिखेगी, लेकिन उसमें कोई सत्व नहीं होगा। दोस्तों, आपने पूरा कार्यक्रम सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप एक दूसरे के साथ बने रहें, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जनचौक चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं या कोई सुझाव है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में वो दे सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाएगा। बहरहाल एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।